अपनी सरकार, ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। सच दिखाने की जिद में वोट करेगा इंडिया का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हूं। आज हम आपको लेकर आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर, जिसमें सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे मेरठ और उसके बाद बुलंद इरादों वाले बुलंदशहर के चुनावी तापमान को मापेंगे। हर दिन की तरह आज भी इस पूरी चुनावी यात्रा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में हाजिर हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरठ का चुनावी जो माहौल है कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है नगमा के मैदान में आने से। अचानक ये कुछ जादू जैसा हुआ कि जाट आरक्षण और नगमा की उम्मीदवारी, इन दोनों ने यहाँ कांग्रेस आरएलडी को मुकाबले में ला दिया। नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कहीं कांग्रेस और आरएलडी मुकाबले में है। एकदम लग रहा था कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा और बीएसपी वही लोग लड़ेंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। अरविंद जी, आपको कांग्रेस की ये सुविचारित नीति लगती है कि नगमा को लाने से जो मूल मुद्दे हैं चुनाव के, मसलन महंगाई, भ्रष्टाचार, ये क्या कम होंगे या लोगों का ध्यान भटकेगा? इससे ग्लैमर से थोड़ा माहौल बदलेगा। और लेकिन ये है कि अभी मेरठ या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी जो माहौल बना हुआ था मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, वो भी कोई बहुत जमीनी इशू की बात नहीं रहने दे रहा था। जबकि इस पूरे इलाके में गन्ना किसानों की बहुत भयंकर हालत है। ओले और बारिश ने फसल काफी चौपट की है, बिजली किसानों को नहीं मिलती, बाकी उद्योग धंधों की हालत बहुत खराब है। तो समस्याएं सारी बनी हुई हैं, लेकिन उस पर गन्ना किसानों का बकाया बहुत है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज भी हम प्रोग्राम के आखिर में तेजी से वायरल होते एक पॉलिटिकल वीडियो पेश करेंगे। पर हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चंद आहटों से होगा, जो हर पल रंग बदलती चुनावी फिजा की जुबानी है। तो लीजिए, सबसे पहले प्रस्तुत है चुनावी चटपट। कभी हरियाणा के वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गैर ऐलानशुदा बिजनेस पार्टनर में शुमार होने वाले विनोद शर्मा की किसी बात पर हुड्डा की अहलिया आशा हुड्डा से अनबन हो गई और आगे के दिनों में इस अनबन ने एक टकराव की शक्ल अख्तियार कर ली। बात यहां तक बढ़ी कि शर्मा ने कांग्रेस को अलविदा कहने का मंसूबा भी बना लिया। शर्मा के न्यूज चैनल हेड दीपक चौरसिया ने शर्मा के तार बीजेपी से जोड़ दिए और चौरसिया ने शर्मा की मुलाकात बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी और फिर पार्टी सदर राजनाथ सिंह से करवाई और एक तरह से तय हो गया कि शर्मा बीजेपी के टिकट पर हरियाणा के करनाल से इंतखाब लड़ेंगे। बाद में जब ये सीट समझौते के तहत कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास चली गई, तो राजनाथ ने खुद बिश्नोई से बात कर उनके लिए हरियाणा जनहित के टिकट पर करनाल से इंतखाब लड़ने का पुख्ता इंतजाम करा दिया। पर तब तक इस मामले में सुषमा स्वराज का नाम उछलने से सुषमा ने शर्मा ने कड़ा स्टैंड लिया। नतीजतन शर्मा जी न तो बीजेपी में ही शामिल हो पाए और न ही हजका में। फिर उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल के ओम प्रकाश चौटाला का मन टटोला, पर वहां भी बात नहीं बनी। जराए बताते हैं कि अब विनोद शर्मा ने तय किया है कि वो एक इलाकाई पार्टी का कयाम करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि आने वाले सितंबर अक्टूबर में हरियाणा असेंबली के इंतखाबात भी होने हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रुकने पार्लियामेंट बेटे दीपेंद्र हुड्डा बीमार बताए जाते हैं। उन्हें स्लिप डिस्क की तकलीफ हो गई है। इस वजह से वो इस इंतखाबी मौसम में बेहद बेबसी के आलम में बिस्तर पर पड़े हैं। और वहीं दूसरी जानिब हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है। इस वजह से बदले सियासी हालात को देखते हुए वजीर आला हुड्डा ने एक तरकीब निकाली है। कहते हैं कि हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोक दल के सरबराह ओम प्रकाश चौटाला से अपने एक पुरतमाद मुआविन के घर पर खामोश मीटिंग की
और उन्होंने चौटाला के सामने एक फॉर्मूला पेश किया कि अगर चौटाला खानदान दीपेंद्र की रोहतक में मदद करेगा तो बदले में हुड्डा भी हिसार में चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला को इंतखाब जीतने में मदद करेंगे। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मेरठ संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। मेरठ राजधानी दिल्ली से गलबहियां करता एक जागता हुआ शहर है। इस शहर के मिजाज पर दिल्ली का कल्चर हावी है। खेल कूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों में भी मेरठ कहीं आगे है। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का हर तरफ डंका बजता है। यहां निर्मित होने वाले क्रिकेट के बल्लों के दीवाने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। यहां का कैची उद्योग भी नामी है। बहुतायात में छोटे सिलेंडरों का भी निर्माण होता है। लेकिन मेरठ का नाम आते ही जैसे समस्याओं का सैलाब आ जाता है। यदि अखिलेश सरकार के कामकाज का नमूना देखना हो तो मेरठ आ जाइए। यहां सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं, कानून व्यवस्था की जगह अपराध का बोलबाला है, बिजली के दर्शन नहीं होते तो पानी मिलता नहीं। ओवरब्रिज एक बड़ी समस्या है। मेरठ का लोकल मैन्युफैक्चरर तकरीबन 12 से 26% तक टैक्स चुकाता है और वहीं चीनी उत्पादकों को मात्र 2% टैक्स भरना पड़ता है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन की लंबे समय से इंडस्ट्रियल लैंड देने की मांग है, पर यह नक्कार खाने में तूती साबित हुई। केंद्र की यूपीए 2 सरकार की रवानगी की बेला में अजीत सिंह ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मेरठ में एयरपोर्ट बनाने का मेमोरेंडम जरूर यूपी सरकार के साथ साइन करा दिया है। वह भी इसलिए कि अजीत सिंह की बागपत से मेरठ एक लगी हुई सीट है। मेरठ के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से 5 पर बसपा का कब्जा है और 2 पर भाजपा का। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम जानेंगे महत्वपूर्ण सियासी दलों के उम्मीदवारों का हालचाल और यह भी जानेंगे कि एक हिंदू मां मुस्लिम पिता की बेटी नगमा ने ईसाई धर्म क्यों अपना लिया है। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुजफ्फरनगर दंगे में बहुत साफ दिखा कि कौन करा रहा है या कौन होने दे रहा है। मैं घूमता फिरता था सरे शहर अकेला, दरवाजों पे आवाज लगाता था कोई है। हर मोड़ पे रुक जाता था शायद कोई आए, लेकिन कोई आहट कोई साया भी ना आया। ये आज अचानक ही मगर ये शहर जाग पड़ा है। आज आप सुन रहे हैं एक जागते हुए शहर मेरठ की चुनावी आप बीती। आइए बातों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मेरठ में कुल 17,40,000 मतदाता हैं, जिनमें से 5,10,000 मुस्लिम वोटर हैं। यहां कुल 33% मुस्लिम आबादी है, जिनमें से 38% शहरों में बसी है। यहां करीब 4 लाख जाटव मतदाता हैं। मुस्लिम और जाटव वोट बैंक का गठजोड़ किसी उम्मीदवार की जीत हार तय कर देता है। मेरठ की संसद में रहनुमाई भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल करते हैं। संसद में इनकी उपस्थिति 99% रही। 172 बहस में शामिल हुए और 366 प्रश्न पूछे। पश्चिमी यूपी के अन्य सांसदों की अपेक्षा राजेंद्र अग्रवाल का प्रदर्शन संसद में बेहतर रहा है। भाजपा ने एक बार फिर से राजेंद्र अग्रवाल पर दांव लगाया है। बसपा, सपा और कांग्रेस ने मुस्लिम और जाटव वोटों के मद्देनजर मुस्लिम चेहरों पर दांव आजमाया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रदेश के काबीना मंत्री शाहिद मंजूर को मैदान में उतारा है। ये 4 बार किठौर से विधायक भी रह चुके हैं। बसपा ने एक बार सांसद रहे और पिछले लोकसभा चुनाव में रनर अप रहे शाहिद अखलाक को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से पहले दयानंद गुप्ता का नाम आया था, पर बदले सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ग्लैमरस नगमा को मैदान में उतारा गया है। नगमा की मां हिंदू और पिता मुस्लिम है। स्वयं नगमा ने 2007 में ईसाई धर्म अपना लिया था। मेरठ नगमा के लिए नया है। बागी फिल्म से खैरियत शुरू करने वाली 40 वर्षीय नगमा क्षेत्रवासियों से कह रही है कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों हूं, इसलिए मेरे लिए वोट करो। आप पार्टी से मेजर हिमांशु पहली बार राजनीति के मैदान में उतरे हैं। साफ सुथरी छवि है, पर आपका मामला यहां ठंडा पड़ा है। अरविंद जी, बहुत सारे ग्लैमर का तड़का लेकर आई है नगमा। कितना चुनावी परिदृश्य बदला है मेरठ का? जिस दिन से वो वहां पहुंची पहली मीटिंग करने से लेकर नॉमिनेशन तक, उतने में ये बात साफ हो गई कि ये कैंडिडेट लड़ने आया है, ये चेहरा दिखाने नहीं आया है।
और ये लड़ाई में झमाझम कांग्रेस आरएलडी वहां पहुंच गए। आरएलडी पिछली दफे बीजेपी के साथ थी, लेकिन बीच में विधानसभा चुनाव के समय से उसने पक्ष बदला है, कांग्रेस के साथ है। तो आरक्षण से अजीत सिंह को जाटों के बीच ये कहने का अवसर मिल गया कि हमने आपके लिए कुछ किया कराया है। और दूसरा फिर ये मुस्लिम वाला कार्ड अपने आप में, और ये शायद एक तरह से त्रस्त है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश त्रस्त है, मुसलमान ही नहीं मेरे ख्याल से सारे सेंसिबल लोग त्रस्त हैं कि इस तरह से दंगे कराने वाले कराते हैं। और मुजफ्फरनगर दंगे में बहुत साफ दिखा कि कौन करा रहा है या कौन होने दे रहा है, और दोनों को उसका लाभ। अरविंद जी, आपको लगता है कि नगमा को उतारकर कांग्रेस वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है? नहीं, अगर कम्युनल कार्ड बाकी लोगों का फेल हो जाता है, नगमा की वजह से, राज बब्बर की वजह से या किसी और की वजह से, तो मैं कहूंगा कि वो अपने आप में एक सफलता है। अब ये जरूर है कि मेरठ की अपनी समस्याएं हैं, राजेंद्र अग्रवाल भरपूर एक्टिव एमपी हैं। अरविंद जी, कमेला यानी स्लॉटर हाउस एक बहुत बड़ी समस्या मेरठ की थी, अब उस पर कितना काबू पाया जा सका है? अभी भी जो बीच शहर में होने से उससे जो जुड़ी हुई गंदगी है, खासतौर से बूढ़े जानवर, बीमार जानवर ले आना, जानवरों से जुड़ी हुई कई सींग और ये हड्डी, ये सब चीजें अभी भी बिखरी रहती हैं, बिखरी हुई हैं। अरविंद जी, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मेरठ का सियासी समीकरण कितना बदला है? क्या सपा मुकाबले से बाहर हो गई है? देखिए, कायदे से यहाँ सपा या बीएसपी दोनों के जो कैंडिडेट हैं वो काफी मजबूत हैं। अखलाक भी अपने आप में, मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस है काफी बड़ा उनका, और वो पहले रह चुके हैं यहाँ से, ऑलरेडी बहुत बदनामी वाला बयान दे चुके हैं, सिर काट के ले आओ किसका तो करूं। तो हाजी याकूब कुरैशी को यहां से उनकी विदाई हो गई कैसे? कोई एक ही आ सकता है, और बहन जी की पसंद क्यों बदलती है ये कहना अपने आप में मुश्किल है। अरविंद जी, राजेंद्र अग्रवाल से लोग नाराज हैं, कहते उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन मोदी जब से आए, उन्होंने रैली की मेरठ में, तब से भाजपा के हौसले बड़े बुलंद लगते हैं। नहीं, तीनों शहर की सीटें जीते हुए हैं बीजेपी के लोग, और अच्छे मार्जिन से, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद भी हैं। तो इसलिए मेरठ कमजोर बीजेपी की सीट नहीं है अपने आप में। और राजेंद्र अग्रवाल मैंने दिल्ली की एक्टिविटी से तो काफी एक्टिव रहे हैं पार्लियामेंट में और पार्टी के फोरम्स पे। लोकल लेवल पे हो सकता है उनसे नाराजगी हो, क्योंकि मेरठ की समस्याएं बहुत आसानी से सुलझने वाली नहीं है, और जब प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें आपकी नहीं हो तो प्रोजेक्ट पास कराने निकलवाने में मुश्किल आती है। अरविंद जी, आप मुकाबले से बाहर है क्या? अभी तक तो कोई ऐसा दिखता नहीं। मेंबरी के हिसाब से तो आपको फाइट में हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि मेंबरी एक हवा की तरह आई और वो अभी भी कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं दे। तो अरविंद जी, मेरठ में मुकाबला आपको बसपा और भाजपा के बीच दिखता है? बसपा भाजपा अभी कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से कांग्रेसी कैंडिडेट भी फाइट में है, नगमा भी फाइट में है, और थ्रेशोल्ड काफी नीचे हो जाएगा। अगर 4 कोने की लड़ाई होगी तो 30% वोट भी जो पाएगा वो काफी, यानी आप मानते हैं कि सपा भी लड़ाई में है कहीं ना कहीं? वही तो, इसलिए ये जो गणित हम देख रहे हैं कि एक मुसलमान वोट बैंक है काफी मजबूत, एक दलित वोट बैंक है, ये सब बहुत काम आएंगे। ये जिस तो मेरठ की आखिरी चुनावी तस्वीर, इतने कम वक्त में कांग्रेस आरएलडी जिस तरह से लड़ाई में आ गए हैं, मुझे लगता है शायद ये जोर पकड़ता जाएगा फाइनल। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर आपको ले चलेंगे बुलंदशहर की चुनावी यात्रा पर। सच दिखाने की ये जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सच दिखाने की एक ऐसी जिद लेकर हाजिर हैं जो 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देता है। आइए अब आपको ले चलते हैं बुलंदशहर की चुनावी यात्रा पर। दिल्ली से महज 78 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित बुलंदशहर ग्रामीण, कस्बाई और कृषि क्षेत्र है। तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अब तक विकसित नहीं हो पाया है। यहां का पोल्ट्री उद्योग भी खस्ता हाल है। लंबे समय से दिल्ली से बुलंदशहर की सीधी ट्रेन की मांग होती आई है, पर अभी तक सीधी कनेक्टिविटी नहीं बन पाई।
उच्च शिक्षा के लिए बड़े संस्थानों का अभाव है, फलों की बेल्ट है पर कोल्ड स्टोरेज रख रखाव के साधनों का अभाव है और ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था न होने से फल सड़ गल जाते हैं, जिसका नुकसान सीधे किसानों को उठाना पड़ता है। डेयरी प्लांट यहां खूब फल फूल रहे हैं पर नकली घी बनाने का धंधा भी जोरों पर है। अपराध और भ्रष्टाचार की तूती बोलती है। बुलंदशहर संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, 2 पर बसपा, 2 पर सपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। जातिगत समीकरणों को देखें तो जाट, जाटव, मुस्लिम लोध बहुल क्षेत्र है। बुलंदशहर में कुल 21.1% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 38% आबादी कस्बों और शहरों में रहती है। बिजली पेयजल की बड़ी समस्या है जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बदस्तूर जारी है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। अखिलेश राज में अगर लचर कानून व्यवस्था और धीमी विकास की गति देखनी हो तो बुलंदशहर दिखाइए। बुलंदशहर की संसद में अगुवाई समाजवादी पार्टी के कमलेश वाल्मीकि करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, विकास से लेना देना नहीं, कभी कल्याण सिंह के चेले हुआ करते थे, उनके आशीर्वाद से ही चुनाव जीत गए। अब फिर सपा के उम्मीदवार हैं। भाजपा से डॉक्टर भोला सिंह मैदान में हैं, कल्याण सिंह के आशीर्वाद से टिकट मिला है। रालोद कांग्रेस गठबंधन से अंजू उर्फ मुस्कान मैदान में हैं, जाति से दलित हैं और मुस्लिम से विवाह किया है, गृहिणी है। बसपा ने प्रदीप जाटव को मैदान में उतारा है, मेरठ के रहने वाले हैं, पिछले 2-3 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप पार्टी से डॉक्टर राहुल दीपांकर मैदान में हैं। आप पार्टी का असर इधर लोगों में कम हुआ है। अरविंद जी, क्या तस्वीर दिख रही है बुलंदशहर की? देखिए, कमलेश वाल्मीकि न पार्लियामेंट में बहुत एक्टिव रहे हैं, न कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्टिव रहे हैं और पिछली दफे कल्याण सिंह की जिद थी कि अशोक प्रधान को नहीं जाने देना है और उसी जिद में उन्होंने कमलेश वाल्मीकि का नाम आगे किया, उनको जिताया और अशोक प्रधान को हराया चुनाव में सचमुच ताल ठोक के। अरविंद जी, एक आम धारणा है कल्याण सिंह के बारे में कि वो जिसके सिर पे हाथ रख दे बुलंदशहर से वो सांसद बन जाता है। नहीं, ये ठीक है, इस इलाके में उनका असर है, खुद भी जीते हैं, बेटा भी एक दफे जीता है इस इलाके से, वो सब चीजें हैं। लेकिन इसके बाद भी खुद जब उन्होंने अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में, तो मेरे ख्याल 3 कंस्टिट्यूंसी में तो उनके कैंडिडेट दिखाई दिए, एक जगह नंबर 2 था, बाकी 2 जगह भी ठीक वोट आए। लेकिन लोध राजपूतों के 16% वोट है यहाँ पर। तब भी ये है कि लोधों का असर है और असरदार लोध है काफी यहाँ। लेकिन तब भी आपको 2 फैक्ट और भी इसमें ध्यान में रखना होगा। एक तो ये है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट वोट 22% करीब है, जिसमें से अकेले 16% जाटो वोट है और इतने ही वोट करीब मुसलमानों के हैं। तो ये 2 फैक्टर बीजेपी को या कल्याण सिंह को, अब अगर वो बीजेपी के साथ हैं तो ये परेशान करेगा। अरविंद जी, सपा ने सुनीता चौहान को बदलकर कमलेश वाल्मीकि को टिकट दिया, तो इसके पीछे की रणनीति क्या यही है? निश्चित रूप से यही होगी। सपा का खेल एक और चलता रहा है कि उसने सारे शेड्यूल कास्ट सीटों पे लगभग शायद ही कहीं जाटव कैंडिडेट दिया है, तो वो दलित वोटों का बंटवारा करवाना चाहती है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी की मुश्किल यही है कि यहाँ दलित माने जाटव। गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित, 2 दबंग विधायक जो बसपा के थे, वो सपा में शामिल हो गए, तो इसका कितना फायदा होगा सपा को? यहाँ ब्राह्मण वोट भी है, खाली वही नहीं है, यहाँ ब्राह्मण, राजपूत और जाट वोट भी ठीक ठाक है, तो इसलिए वो गिनती आप सिर्फ दबंगई का मत रखिए, नंबर भी उनके साथ शायद आएगा। यहाँ हर तरफ मोदी का रंग चढ़ा है, तो क्या आपको लगता है भोला सिंह सिर्फ मोदी लहर के भरोसे हैं? दिल्ली के पास है, शहर उस तरह से नहीं है बड़ा, लेकिन शहर असर है और आपका असर भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे कम हुआ है। हालांकि आपके कैंडिडेट अमेरिका से आए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन अच्छे और करियर अच्छा वाला छोड़ के आए हैं। शुरू में लग रहा था कि उनका ये रिकॉर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको जमाएगा, पर उनका जातिगत वोट तो काफी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी। निश्चित रूप से जातिगत वोट उनका काफी है, ये सब गिनती करके वो आए हैं, लेकिन असर दिख नहीं रहा। तो क्या वो जाटव है? हाँ, जाटव हैं और वो, लेकिन मायावती की पकड़ जो इस जाति पे है, मेरे ख्याल से उसको तोड़ना, दिल्ली में तो बदला है लेकिन दिल्ली के पड़ोस में बदलता नहीं दिख रहा है। तो अरविंद जी, बुलंदशहर की आखिरी चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? अभी तक तो सपा और बीजेपी की लड़ाई दिख रही है। अब ये है कि आप बीएसपी को भी यहाँ रूल आउट नहीं करिए, बाकी कैंडिडेट्स में मुझे बहुत ज्यादा। तो क्या आप यहाँ एडवांटेज बीजेपी की स्थिति मान रहे हैं? कल्याण सिंह अगर पूरा जोर लगाते हैं तो निश्चित रूप से। अब बारी है आपको कुछ वायरल वीडियो दिखाने की।
मैं खाऊंगा रे डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग ए 12 मिनट भी लगता है अपना कुर्सी बिन रह पाऊंगा रे डिंग चिका 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 आज के लिए बस इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे पश्चिमी यूपी की 2 अन्य महत्वपूर्ण संसदीय सीटों की चुनावी यात्रा पर, यानी मुजफ्फरनगर और बिजनौर की चुनावी यात्रा पर। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनावी विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। प्रोग्राम के पहले चरण में आपको लेकर चलेंगे गुड़ और गन्ने की मिठास से लबरेज मुजफ्फरनगर। इसके बाद आप चलेंगे बिजनौर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा